गॉस लॉ, ठीक है। ये याद रखना है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर क्लोज्ड सरफेस, मतलब 3D सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक ना। तो कहता क्या है, जैसे मान लो एक 3D सरफेस है, ठीक ना। चलो थोड़ा सा रेगुलर बनाते हैं। 3D सरफेस है, जैसे स्फीयर है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, कोन हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, रेगुलर शेप में या इरेगुलर शेप ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। एक क्लोज्ड सरफेस है, या बुक में लिखता है अदर क्लोज सरफेस या 3D सरफेस, ठीक ना। और उसके इनसाइड चार्ज है, क्या है, उसके इनसाइड मतलब अंदर में चार्ज है। तो जैसे मान लो यहाँ पे कहीं चार्ज है, अंदर में कहीं भी हो सकता है, ठीक ना। उसके इनसाइड एक चार्ज है, ठीक ना। तो इस क्लोज सरफेस के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेगा, ठीक ना, सरफेस से बाहर, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई नेट, कब, जब क्लोज सरफेस के इनसाइड, अंदर में, बाहर नहीं, अंदर में कुछ चार्ज होगा, ठीक ना। तो इस चार्ज के कारण इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, अंदर में कितना चार्ज है, बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। हाँ बस यही है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखना बहुत, मतलब ये ऐसा, ये अपना लॉ दिया ना कि बड़ा बड़ा डेरिवेशन सब फेल हो गया, करना ही ख़त्म हो गया, सीधा बोलता है कि यही होगा, जिसको निकालने में 2 पेज 3 पेज लगता था, यही होगा, ठीक ना। लिखो स्टेटमेंट, डेफिनेशन लिखाएंगे पहले, हेडिंग दे दो गॉस लॉ। लिखो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज्ड सरफेस is equals to 1 by epsilon naught times the charge contains inside the closed surface, ठीक है। तो लेट नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स टू कितना मान लेते हैं, क्यू। नेट चार्ज लिखे हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि अंदर में यहाँ पे 2 कूलम है, यहाँ 3 कूलम है, या -5 कूलम है, -7 कूलम है, तो नेट चार्ज पढ़ाए हैं, सारे चार्ज का अलजेब्रिक सम होता है। तो अगर नेट चार्ज सिर्फ हम काउंटिंग करेंगे कहाँ का, इनसाइड का, ठीक ना, कितना है, क्यू। तो देन फ्लक्स नेट, हाँ 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, मतलब क्यू बाय ई नॉट, ठीक है। देखो डायग्राम छोड़ दो, डायग्राम के लिए बनाओगे, डायग्राम नहीं बनाना। और अगर बॉडी के अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स
जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और अब अगर बाहर में चार्ज है, ठीक ना, और अंदर में चार्ज नहीं है, मतलब बॉडी के अंदर में चार्ज नहीं है, तब तो जीरो होगा ही, चूँकि यहाँ पे वैल्यू जीरो हो जाएगा। 0/ε0 क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर मान लो जीरो मतलब अंदर में नहीं है, बाहर में चार्ज है, तब भी जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। वो दिखा देंगे, ठीक ना, कैसे होगा, ठीक ना। लेकिन ये गॉस लॉ सिर्फ एप्लीकेबल है क्लोज सरफेस के लिए, और जो चार्ज होना चाहिए वो बॉडी के इनसाइड होना चाहिए, उसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक ना। बाहर के लिए कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन बाहर में अगर चार्ज है तो उसके कारण फ्लक्स जीरो होता है, ठीक ना, वो हम दिखाएंगे। अब कहने का मतलब जैसे ये मान लो क्यूबॉइड है, ठीक है, इसके अंदर चार्ज है, ठीक ना, इसके अंदर चार्ज है, मान लेते हैं क्यू, तो इसका नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q/ε0। ये कौन है? इसके अंदर चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? ठीक ना, मतलब ये देखो, हाँ सबका बराबर होगा, ठीक ना। इसका डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है, शेप से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लेना देना है, कोई लेना देना, सिर्फ क्लोज होना चाहिए, नेट चार्ज इक्वल होगा तो बस, ठीक ना। हाँ, फ्लक्स भी इक्वल होगा, ठीक ना। शेप नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब हम दिखाने के लिए पढ़ाते हैं, एक्चुअल में तो वो बहुत क्लोज होता है, इनफिनाइट हो जाता है। लेकिन शेप के हिसाब से तो वो नंबर अलग होना चाहिए, जैसे क्यूब में जो पास कर रहा है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, उसको काउंटिंग करने का कोई फार्मूला नहीं है फिजिक्स में, ठीक ना। शुरू में ही बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में कोई लाइन होता है या जस्ट इमेजिनरी लाइन होता है, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो उसको तो काउंट एक्सपेरिमेंटली किया जा सकता है, बोलो, इमेजिनरी है। तो उसको समझने के लिए हम लोग जानते हैं जितना ज़्यादा होगा उतना डेंस हो जाएगा, डेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, ठीक ना, बढ़ जाएगा, ठीक ना, इसलिए पढ़े थे। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर्स को काउंट करना संभव नहीं है, समझ गए। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप पे डिपेंड नहीं करता है, यही क्यूब अगर हम बराबर बना देंगे तब भी वही रहेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। हाँ, अंदर इनसाइड में नेट चार्ज अगर सबका सेम है तो सबका फ्लक्स भी क्या होगा? सेम होगा। इस पे भी तो डिपेंड, मीडियम पे ना, हाँ ये तो करेगा ही, चूँकि हम लोग पढ़ते हैं तो सारा चीज़ एयर में करते हैं, हाँ, ये मीडियम बदलेगा तो ये बदल जाएगा, उसका तो फार्मूला बताया है, E/E0K, नहीं कोई दिक्कत। के को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। फिर दूसरा टेस्ट होगा इस वीक में। रेशियो ना होता है, रेशियो जो वैल्यू होता है नहीं होता है, उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी के को कांस्टेंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक ना, या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक। हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी नहीं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक ना। इसको अभी रखते हैं, ठीक ना, इसको याद रखते हैं, फिर अभी इसको यूज़ करेंगे, उसके पहले कुछ क्वेश्चन, तब मज़ा आएगा। ये मान लो एक क्यूब है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर Z/Y/X, ठीक ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम यहाँ दिए ये कैसा है? कांस्टेंट है, कैसा है? कांस्टेंट है, ठीक ना। इसका हर एज का वैल्यू ये है, ठीक है। तो फाइंड फाई क्यूब, क्यूब मतलब क्यूब का सारा सरफेस का फ्लक्स जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, फाई क्यूब का निकालना है, ठीक ना, कितना होगा। और ये हम पहले बता देते हैं, अभी आएगा भी, ठीक ना, पहले समझ लो, बता देते हैं तब बनाना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? कांस्टेंट हो, और कोई बॉडी क्लोज्ड हो, अंदर में कोई चार्ज नहीं हो, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, तो ऐसे भी अभी क्या होगा? ये कांस्टेंट है, बॉडी के अंदर चार्ज नहीं है, तो अभी गॉस लॉ पर हैं, इस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? जीरो होना चाहिए,
ठीक ना, कोई दिक्कत। लेकिन ये देख लेना कि बाहर में ये बोलता है सिर्फ चार्ज, अगल बगल फ्लक्स है तब दिक्कत हो जाएगा, तब ये नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे फ्लक्स भी है, लेकिन ये सॉरी फ्लक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, बॉडी अगर क्लोज्ड है और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उसका नेट बॉडी का फ्लक्स जीरो आएगा। क्या आएगा, ठीक ना, अभी बनाएंगे। देखो बताते हैं, बहुत मज़ेदार होगा। फ्लक्स वैसे भी स्केलर है, तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए हर सरफेस का फ्लक्स निकाल के ऐड कर देंगे। वेक्टर तो रूल्स काम नहीं करेगा, ठीक ना। तो पहले फार्मूला फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, ठीक है, ई डॉट ए होता है। चलो ये कौन सा सरफेस, टॉप सरफेस, इसको टी नाम दे देते हैं, ठीक ना। इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा और नॉर्मल होगा, ठीक है। नहीं, इन्वर्ट किसके लिए होता है, क्लोज सरफेस का हमेशा आउटवर्ड ना होगा, और 2D का या तो ऊपर नीचे कोई भी ले सकते हैं, पढ़ाए हैं। अब देखो ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंगल कितना, तो दो वेक्टर दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल, तो डॉट प्रोडक्ट कितना, 0। तो देयरफॉर निकालते हैं फाई टी, मतलब टॉप सरफेस का, ठीक ना, ई ए कॉस 90, 0, कोई दिक्कत। टॉप का निकालिए, बॉटम का निकालते हैं। बॉटम का भी ये नीचे आएगा ना। तो यही फ्लक्स अगर हम यहाँ नीचे बना दें, क्योंकि ये तो लाइन बहुत सारा होगा, तो इस पर ये क्या है 90 डिग्री। तो फिर से एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, कोई दिक्कत। टोटल 6 सरफेस है। तो अब फाई बी ई ए कॉस 90 डिग्री, 0। टॉप बॉटम हो गया। अब लेफ्ट, ये लेफ्ट फाई एल, उधर हो जाएगा राइट। इसका एरिया वेक्टर इधर, तो ये इधर वो उधर नहीं, 180 डिग्री। ये उधर है ना, अच्छा, ये इधर है, अरे ये उधर है, ये वेक्टर फ्री वेक्टर होता है, इसको यहाँ ले जाएंगे, इधर होगा। तो कितना डिग्री, 180 डिग्री। ई ए कॉस 180 डिग्री, तो ये माइनस ई है, कोई दिक्कत। एल का निकाल लिए, आर का निकालते हैं। आर इधर होगा, तो ये भी इधर, ये भी इधर, 0 डिग्री। तो फाई आर ई ए कॉस 0 डिग्री 1 होता है, मतलब ई ए। अब निकालते हैं फ्रंट का और बॉटम का। तो फ्रंट ये हो गया, सामने आएगा, सामने मतलब ये मान लो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो सामने ऐसे आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है, तो मान लो इस पे रख दिए, कितना डिग्री, उधर जा रहा है, ये 90 हाथ, ठीक ना। तो फाई एफ ई ए कॉस 90, 0। अब बैक वाला भी 90 जाएगा, नहीं, तो फाई बैक ई ए कॉस 90 कितना, 0। देयरफॉर फाई नेट 0 0 छोड़ देते हैं, माइनस ई ए प्लस ई ए, ये जोड़ते हैं, माइनस ई ए प्लस ई ए कितना, 0, कोई दिक्कत। कंक्लूजन पहले बोल दिए थे कि अगर बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होगा, बॉडी क्लोज्ड होगा और अंदर में कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो बॉडी का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, 0 आया है, ठीक है। पहले इसको लिख लो, तब लिखा देंगे।
ठीक है, नीचे लिखो नोट करके, नोट। इफ a closed body has no any charge inside it and is kept in uniform electric field is kept in uniform electric field, then net electric flux of the body is 0. याद रहेगा, वेरीफाई हो गया है, ठीक ना। बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो बॉडी का नेट फ्लक्स मतलब सारा फ्लक्स सरफेस का जोड़ के कितना आएगा, 0 आएगा। वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ जो बोलता है उसको हम वेरीफाई करेंगे अब, ठीक ना, एग्जाम में आता है। अभी बहुत सारा डेरिवेशन होगा 2-3 दिन में अब। तो इसके लिए हम एक स्फीयर लेंगे, क्या लेंगे, स्फीयर। लेट ए स्फीयर ऑफ रेडियस कितना, r कंटेन्स चार्ज इनसाइड कितना, q। इसके अंदर चार्ज कितना है, q है, ठीक ना। मतलब ये जो चार्ज लिखे हैं इनसाइड q, ये नेट चार्ज है, ठीक ना। स्फीयर है, ये मान लो सेंटर है, ये इसका क्या है, रेडियस है। इसके अंदर चार्ज हम कहीं भी रख सकते हैं, तो मान लो हम यहाँ पे रख रहे हैं सेंटर पे, ठीक ना। अब सेंटर पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, या नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिवली है, तो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक ना। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे वो आना चाहिए Q/E0 आना चाहिए। इसी को वेरीफाई करना है, ठीक ना। तो अब देखो, अब ये तो रेगुलर सरफेस है, नहीं कर्व है। अभी अगर क्यूबाइड रहता, ठीक ना, तो 6 फेस लेके हम निकाल देते, फटाक से जोड़ के निकाल देते, लेकिन इसका सरफेस कैसा है, कर्व है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सरफेस लेंगे, एक छोटा, जिसको एलिमेंटल सरफेस बोलते हैं, ये इतना सा, ठीक ना, बहुत छोटा सा है, ठीक ना। तो इतना छोटा सा यहाँ है, इतना छोटा सा यहाँ है, हर जगह इतना छोटा छोटा करके सबका निकाल के ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे कैलकुलस यूज होगा कि एक छोटा सा का निकालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे का निकल जाएगा। इंटीग्रेशन यही बोलता है कि एक छोटा सा एलिमेंट का निकालिए और इंटीग्रेट कर दिए, कुछ फार्मूला है जो अभी बताएंगे, पढ़ा हुआ है, आ जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले जो भी पॉइंट होगा सरफेस पे उसका दूरी कितना होगा, r होगा, ठीक ना। तो पढ़े होगे, अगर यहाँ पे चार्ज है, ठीक ना, सोर्स चार्ज है और यहाँ पे टेस्ट चार्ज है और इसका दूरी अगर r है, तो यहाँ पर इसके कारण
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू बाय कितना आर स्क्वायर पढ़ाए हैं, ठीक ना। तो ये हम एलिमेंट लिए हैं, एक स्मॉल एलिमेंट, यहाँ से इस पर इसका दूरी कितना होगा आर होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, इधर होगा, और ई का वैल्यू कितना होगा बोलो, के क्यू, चार्ज यहाँ पे कितना है क्यू, अब बाय दूरी कितना है आर स्क्वायर होगा, ठीक ना, ठीक है। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मल यही होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी ये न होगा, कर्व पे बताए थे सेंटर से जो रेडियस जाता है उसी के अलोंग क्या होता है एरिया वेक्टर होता है, और सरफेस कैसा है क्लोज्ड है, तो डायरेक्शन किधर होगा इनवर्ड कि आउटवर्ड, आउटवर्ड होगा, कोई दिक्कत। और ये सेंटर से संयोग से ये लाइन जा रहा है तो इसी पे एरिया वेक्टर भी हो जाएगा। अब बोलो एरिया वेक्टर और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो ये जो एलिमेंट बनाएंगे हर जगह उसके बीच यही होगा, एरिया वेक्टर और ए के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री। तो अब यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेक एन एलिमेंट, टेक ए स्मॉल एलिमेंट, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, ठीक ना, विथ एरिया, इसके एरिया को क्या माना जाता है डी ए, क्या माना जाएगा डी ए, क्योंकि बहुत छोटा है इसका एरिया को लिखेंगे यहाँ पे डी ए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट दिस एलिमेंट कितना हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा, ठीक ना। अब ये छोटा सा एलिमेंट लिए हैं तो इसका जो फ्लक्स होगा वो भी छोटा ही होगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक चार्ज तो नेट चार्ज है, ठीक ना, चार्ज छोटा नहीं होगा, चार्ज तो उतना ही रहेगा, क्योंकि हम छोटा छोटा करके इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये बहुत छोटा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या मानेंगे, बहुत बड़ा या बहुत छोटा, तो बहुत छोटा को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, फाई से कि डी फाई से, डी फाई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस एलिमेंट इक्वल्स टू कितना डी फाई, देयरफॉर डी फाई। अब बोलो फाई बराबर ई डॉट क्या होता है ए होता है, तो डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। आगे इस चैप्टर में, हाँ इस चैप्टर में जितना भी जगह हम लोग अब फ्लक्स निकालेंगे, ठीक ना, ई डॉट डी ए, ठीक ना, कोई दिक्कत, ये सारे मतलब ये वेरिएबल होगा तब भी चलेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब इंटीग्रेशन में बोलो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है, तो हमको डी फाई चाहिए कि फाई चाहिए फाई, तो देयरफॉर फाई बराबर डी फाई लिख सकते हैं, डी एक्स का एक्स होता है तो फाई चाहिए हमको, फाई मतलब डी फाई, और डी फाई कितना है यहाँ पे ई डॉट डी ए है, कोई दिक्कत। ई, अब ई देखना है कांस्टेंट है कि क्या है, ई कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो देखा जाए डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी इतना ही रहेगा, यहाँ पे एलिमेंट लगेगा इतना ही होगा, नहीं होगा, सबका दूरी तो आर एन होगा, तो ई के क्यू बाय आर स्क्वायर ही लगेगा, तो ये कांस्टेंट है, ये कहाँ आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा बाहर, और बचेगा अंदर में क्या चाहिए डी ए, तो ई का वैल्यू कितना के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। के क्यू बाय आर स्क्वायर, और डी ए और ये क्या है इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है ब्रेक करना या जोड़ना, जोड़ना होता है, नहीं जोड़ना होता है, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना होता है, इंटीग्रेशन मतलब समेशन होता है, तो डी ए मतलब यहाँ पे छोटा सा एरिया, यहाँ पे छोटा सा एरिया, यहाँ पे छोटा सा एरिया, सबको जोड़ देंगे एरिया निकल जाएगा, डी ए को ये कोई दिक्कत। एक इसका है स्फीयर का है, अब देखो के को क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के को लिख दिए, ऊपर में और क्या है क्यू इनटू क्या है आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत।
N2 एरिया किसका, स्फीयर का। स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr² होता है ना। अब देखो 4πr², ऊपर में Q×1 कितना, Q, नीचे कितना, गॉस क्या बोला था, आ गया। गॉस बोल रहा है इतना करने नहीं है, फालतू का टाइम बर्बाद। क्लोज सरफेस है, कोई भी शेप है, साइज है, कोई मतलब नहीं, अंदर में कितना चार्ज है डिवाइड कर दो, आंसर, ठीक ना। कोई ज़रूरी नहीं इंटीग्रेशन ये दिस डेट मानने का, ठीक ना। ठीक है, इतना समाधान निकाल दिया, कितना बड़ा बड़ा, उसके पहले सोच लो इतना बड़ा। हाँ हाँ, ठीक ना, इसको लिख लो। हाँ, फिगर नहीं बनाओगे तो। मतलब हमको पता है हम करके लाएंगे उतना ही आएगा, चाहे कैसे भी लाएं, तो करने के लिए जाएंगे के लिए, गॉस जब बोल ही दिया है, ठीक ना। इसलिए बोलता है डायरेक्ट लगाइए, आपको डेरिवेशन नहीं करना है इसके लिए। गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आता है, बताएंगे कल या परसों, सिलेबस बुक में भी है। लिखे, लिख लिए, लिखो, समझ गए हो ना। आयो से लिखा, कोई दिक्कत, ये एलिमेंट का ये सब बनाए हो ना, एलिमेंट। हाँ, क्वेश्चन मान लो ये एक स्फीयर है, रेडियस मान लेते हैं r है, ठीक है। ये डाइपोल,
स्फीयर है, रेडियस आ रहा है, एक डायपोल जिसका वैल्यू -3q + 3q, ठीक ना। इसको रखा गया है किसके अंदर, स्फीयर के अंदर। नेट फ्लक्स क्या होगा पता करना है। नेट चार्ज कितना, 0 न रहे, ये दोनों जोड़ेंगे कितने होगा, तो नेट बस, तो डायपोल जब भी रखेंगे तो नेट चार्ज 0 होगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 होगा, बस आंसर ऑब्जेक्टिव में आता है। क्यू नेट कहाँ पे, इनसाइड, क्यू नेट इनसाइड कितना, -3q + 3q बराबर कितना, 0। तो देयरफॉर फाई नेट बराबर क्यू नेट बाय सेलन नॉट 0। समझे, लिखो। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर डायपोल को रखा जाएगा किसी भी क्लोज्ड फिगर के अंदर या क्लोज शेप के अंदर, ठीक ना, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, चूँकि नेट चार्ज ही 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन एराइज होता है। ठीक है, समझ गए हो। अब एक क्वेश्चन मान लो, यहाँ पे एक शेप है, स्फीयर है, ठीक ना, ये मान लेते हैं स्फीयर, और ये स्फीयर के बाहर है चार्ज, ठीक ना, Q चार्ज आउटसाइड ऑफ स्फीयर, देयरफॉर फाई नेट टू कितना, अंदर में चार्ज नहीं है, ठीक ना, बाहर में चार्ज है, कितना होगा, 0 होगा, ठीक ना। कैसे होगा बता देते हैं, फिर ले लो थोड़ा सा, ठीक ना, क्योंकि डिराइव करके नहीं बताएंगे, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं समझने के लिए। तो जानते हैं अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, चलो इधर भी निकलेगा, ठीक ना, इधर तो जाएगा, इधर से भी होकर जाएगा, इधर से भी होकर जाएगा, इधर से भी होकर जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक ना, इसको 2 जगह पे कट कर रहा है, ए और बी, उसी तरह सी और डी, ई और एफ, किसी एक का पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अब बोलो यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, होगा ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम या अपोजिट, नहीं नहीं, एरिया वेक्टर इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे बी पर φ1 क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0, मतलब ई ए होगा, होगा ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, मतलब थीटा कितना, 180 डिग्री, तो यहाँ पे φ2 ई ए कॉस 180 डिग्री, मतलब माइनस ही है। तो ए और बी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कारण ए और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सम माइनस ये प्लस ये कितना, 0। उसी तरह इधर ई ए होगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस ये, तो इस दोनों का भी सम कितना, इस दोनों का भी सम कितना, ऐसा ऐसा जितना भी लाइन होगा सबका सम कितना, तो नेट इलेक्ट्रिक नेट फ्लक्स कितना, पैरेलल, क्या पैरेलल नहीं होगा, ये चार्ज से सब जा रहा है ना, ये तो यहीं से ना सब ओरिजिनेट हो रहा है। तो यहाँ यहाँ का सम 0, यहाँ का सम 0, 3 गोरे का दिखा दिए हैं, जो भी रह जाएगा सबका क्या हो जाएगा, तो नेट कितना हो जाएगा, आया समझ में, कोई दिक्कत। तो यहाँ लिख लेना है फाई नेट कितना, 0, जब चार्ज कहाँ होगा, इनसाइड की आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक ना।
कोई दिक्कत? याद रखना है। ये क्यूब है, इसका एज ए है, ठीक है, और ये ऑरिजिन से ये डिस्टेंस भी ए है, और ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ गैप कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ फिर इससे कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, मतलब वेरिएबल है। तो यहाँ पे ई बराबर मान लेते हैं ई नॉट एक्स, और इसका डायरेक्शन किधर है? एक्स की तरफ, तो आई लगा देते हैं। मतलब डिपेंड कर रहा है किस पे? एक्स पे, ठीक है। तो एक्स जब इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, मतलब फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल है। फाइंड नेट क्यूब का फाइंड नेट निकालना है। इस बार जीरो होगा? बोलो नहीं होगा, चूँकि जीरो होता तो कांस्टेंट होता, तो इस बार कुछ ना कुछ आएगा, जबकि अंदर में चार्ज है नहीं है, ठीक ना। लेकिन बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? फिक्स है या वेरिएबल है? वेरिएबल है, तो इस बार जीरो नहीं आएगा, ठीक है। पहले डायग्राम बनाओ, बता देते हैं, हिंट देते हैं। कांस्टेंट होता तो कंक्लूजन पहले निकाल चुके हैं, नहीं तो वो तो जीरो ही लिखना था। क्या हुआ, तुमको नींद लग रहा है? सर अगर ऊपर से जा रहा है तो पहले टॉप से लेंगे, फिर बॉटम से, फिर लेफ्ट राइट, तो जीरो नहीं ना होगा बाबू इस बार। देखो ना, अभी हम बताते हैं ना। जो 90 है उसका तो जीरो हो जाएगा। किसका? कौन सा फेस का? लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट का 180 डिग्री आएगा। हाँ, और बाकी सबका 90 डिग्री होगा, बाकी सबका तो जीरो हो जाएगा, दो बचेगा, ठीक है। हम देखते हैं। फाइव नेट बराबर 5 लेफ्ट प्लस 5 राइट। कोई दिक्कत? 5 लेफ्ट मतलब ई इंटू ए इंटू कॉस कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब फिर ई इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री। कोई दिक्कत? राइट का जीरो ना, राइट का इधर होगा, लेफ्ट का इधर होगा, बाकी सबका जीरो होगा। अब देखो ई यहाँ का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूरी पर है? ए। तो फार्मूला लगाते हैं, ई नॉट इंटू ए नहीं, ये स्मॉल है, ठीक है। और एरिया लिखते हैं ए, और कॉस कितना है? 180 डिग्री -1, ठीक है। प्लस ई कहाँ पे निकालना है? यहाँ पे। तो यहाँ पर जो ई होगा उसका दूरी ए है, प्लस ए कितना? 2a। तो ई नॉट इंटू ए या 2a? 2a। एरिया तो ए ही लिखेंगे, इंटू कितना? 1। अब देखो यहाँ पे 2 आइस है, यहाँ पे 1 है, तो एक घट जाएगा, नहीं घटेगा? अरे ये 2 टाइम्स है ना। ई नॉट नहीं, ई नॉट इसके साथ दिया है, कुछ होगा जैसे 4 5 होगा, 4x, ठीक ना। हाँ, ई नॉट इंटू वेरिएबल कौन है? एक्स है। हाँ, एक्स डिस्टेंस है, तो यहाँ वाला का ए हो जाएगा, और यहाँ सरफेस वाले का 2a हो जाएगा, ठीक ना। अब ये 2 ई नॉट ए और ये 1 ई नॉट ए, तो आंसर हो जाएगा ई नॉट ए इंटू ए होगा। तो ई नॉट इंटू ए और एरिया ए स्क्वायर, तो ई नॉट ए क्यूब। जीरो आया? नहीं ना आया, ए क्यूब आया ना, जीरो नहीं है, ठीक है। वेरिएबल है इसलिए। एक्स का अगर वैल्यू निकालना बोलता तो ए क्यूब होता है इसका। किसका? एक्स का वैल्यू क्यों नहीं? एक्स तो डिस्टेंस है ना, ये देखो एक्स अगर वेरिएबल डिस्टेंस है ना एक्स। हाँ, वेरिएबल है, तो इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका दूरी ओरिजिन से कितना होगा? ए।
तो x की जगह पे a पुट कर देंगे। और ये जो तुम्हारा सरफेस है कौन सा है, ये राइट साइड, तो राइट साइड का सरफेस यहाँ से कितना दूर है, यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक a है और ये भी a होगा, तो टोटल यहाँ से कितना 2a, ठीक ना। अब बाकी सब तो 90 डिग्री बना रहा है, तो डिस्टेंस काउंट ना होगा, तो 90 ही जीरो बनना, जीरो कर देगा। नहीं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन पिछले एग्जाम में सिर्फ कांस्टेंट था, कहीं रहेगा वही रहेगा, ये तो वेरिएबल हो गया, जीरो नहीं बनाया। तुम लोग बोला था ना सर 90 डिग्री जीरो। हाँ छूट गया। कोई दिक्कत? गॉस लॉ का क्वेश्चंस। सिलेंडर है, रेडियस और है, हाइट कितना है h, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट है, ठीक ना। फाइंड नेट सिलेंडर, ठीक है, निकालना है। कितना है आंसर बोलो? जीरो आएगा, निकालो, देखते हैं कैसे आता है। हाँ, ऊपर नीचे सरफेस का कर्व कर निकाल लेंगे, ठीक ना। जो फ्रंट वाला कर्व पार्ट का पीछे वाला कर्व पार्ट, अभी का कोई भी कुछ भी रहा तो अगर उसका कांस्टेंट आता है तो सब जीरो बताएं तो बनाना है। लेफ्ट साइड वाले में ई ए cos 180 डिग्री और राइट वाले में ई ए cos 0 डिग्री, बाकी सारे में परपेंडिकुलर जाएगा, अब टॉप पे बॉटम पे फ्रंट बैक। सीधा लिख दो, जो हम रीजन लिखाए थे ना उस समय वही लिख दो। मतलब चार्ज अंदर में क्या है, जीरो है, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो। नहीं तो कैलकुलस लगाना पड़ेगा यहाँ, ठीक ना। अच्छा, उसके अंदर से चार्ज भी नहीं, चार्ज नहीं है ना, अंदर में चार्ज नहीं है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो देख चुके हैं, कंक्लूजन निकाल चुके हैं, कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। मतलब अगर चार्ज बाहर रहेगा तब तो जीरो ही होगा, ठीक ना। चार्ज अगर बाहर में रहेगा तो वो भी तो बता चुके हैं, क्या होगा, जीरो होगा, ठीक ना। लेकिन बाहर में यहाँ चार्ज नहीं है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है, तो उसका भी बता चुके हैं। बहुत सारा केस हो गया है, सबको याद रखना पड़ेगा, सबका रीजन ऑलरेडी बता चुके हैं।
kept in uniform electric field. हाँ, देयरफॉर नेट फ्लक्स इज ज़ीरो, ठीक ना, बस रीज़न लिखना है और क्या। निकालोगे तो फिर कैलकुलस लगाना पड़ेगा। हाँ, भले इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे दे देते तब तुरंत निकल जाता, तब कैलकुलस नहीं लगाना पड़ता, ठीक ना। हाँ, नीचे में देंगे तो कैसे? बता देते हैं ना, अगर हम इसको मिटा के ऐसे कर देते कांस्टेंट रहता, तो अब देखो ये जितना भी एरिया वेक्टर ये कर्व सरफेस का होता सब 90 डिग्री बनाता, तो कर्व सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, 0। अब इसका 180 माइनस ये, इसका प्लस ये, तो कर्व का 0, इसका प्लस 0, सब का नेट क्या 0 हो जाता, नहीं समझे। ये ऐसे दे दी, तो इसका एलिमेंट लेके बनाना पड़ेगा, कैलकुलस लगाना पड़ेगा, ठीक ना। इसलिए फैक्ट पहले लिखा दिए हैं, ठीक ना, उसको याद रखना है, समझा है, उस याद रहेगा ना, तो रहने दो, ठीक ना। अब जो बचा है सब डेरिवेशन बचा है बड़ा बड़ा, ठीक ना, और न्यूमेरिकल्स। इसके बाद क्वेश्चन जो चैप्टर का है वो भी बताना स्टार्ट करेंगे, मतलब चैप्टर ख़त्म होने के कगार पर है।